तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों और सभी सम्मानित देशवासियों। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एस फिजिक्स पर। वेलकम टू एस फिजिक्स। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नए साल के पहले दिन आप सभी ने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा और नए नए गोल सेट किए होंगे। हाँ, हर साल की तरह। खैर, चलिए तो बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। जहाँ से कल आपको छोड़ा था वहीं से करते हैं प्रारंभ। तो कल इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में चैप्टर 11 के पार्ट 1 में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्लासिकल थ्योरी के बारे में। हमने जाना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसकी क्या क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, क्या क्या उसके लॉज थे और क्यों वो जो है सही से क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई। इन सब के बारे में हमने सीखा था। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये पार्ट 2 है चैप्टर 11 का और इसके बाद पार्ट 3 भी हम करेंगे। तो आज हम पूरा क्वांटम थ्योरी के साथ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटम थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम थ्योरी एक प्लैंक नामक महोदय थे, जर्मन थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्वांटम या फोटॉन के बारे में बताया और उस थ्योरी को आइंस्टीन ने 1905 में के करीब में जो है 1904-05 के करीब में इन्होंने इसको अडॉप्ट किया और अप्लाई किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। मतलब प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को कहाँ पे अप्लाई किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और इसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस भी सेट की। उन्होंने माना कि आइंस्टीन, एक मिनट, यस, आइंस्टीन assumed that the radiation travels through space in indivisible packets of energy called photon। ठीक है, तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे अविभाजित इंडिविजुअल कणों के रूप में चलता है। क्या चलता है? रेडिएशन फ्री स्पेस में। और जो ऊर्जा के अविभाजित कण हैं उन्हें ही हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। हम पहले भी फोटॉन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइंस्टीन ने सबसे पहली अजम्पशंस ये बताई। दूसरी बात आइंस्टीन ने बताई कि द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज गिवन बाय एच न्यू। ये क्वांटिटी एच न्यू, ठीक है, जहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। यूनिट याद रखना, डायमेंशन याद रखना प्लैंक कांस्टेंट की। और न्यू क्या है? सिंपल फ्रीक्वेंसी है जो है रेडिएशन की, ठीक है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड, ठीक है। और तीसरी बात जो आइंस्टीन ने बताई कि when light falls on a metal surface, a photon is completely absorbed by a single electron in the surface। यहाँ पे ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि फोटॉन जो है नए पार्टिकल क्रिएट करता है, उन्हें पेयर प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ मामलों में और कुछ बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसमें फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि अपना कुछ पार्ट एनर्जी को दे देता है और खुद दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या अंतर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तीन बेसिक अजम्पशंस थी, हाइपोथेसिस थी आइंस्टीन की। इसके आधार पे ये आगे बढ़े। इसके बाद इन्होंने कहा, चौथी बात जो कही
कि पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड द रेस्ट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपको समझना है, ठीक है। तो लास्ट में यानी फोर्थ पॉइंट उन्होंने आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो एनर्जी फोटान द्वारा दी जाती है उसका कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में यानी सतह तक लाने में और मेटल के अट्रैक्शन से फ्री होने में ही व्यय हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बंधक है मेटल का, ठीक है। अब इसलिए उसको कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल के प्रभाव से मुक्त हो जाए, अट्रैक्शन से मुक्त हो जाए। और बाकी अगर कुछ एनर्जी फोटॉन की बचती है तो वो इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है और इलेक्ट्रॉन उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करता है। तो ये इक्वेशन हम आके देखेंगे, H इक्वल टू W प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी बात इन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही काइनेटिक एनर्जी की होंगे, उसमें से कुछ की एनर्जी इवन 0 भी हो सकती है, कुछ की बहुत कम होगी और कुछ की मैक्सिमम होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइंस्टीन ने ये जो अजम्पशंस दी, इसके बाद जो है हम आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इन अजम्पशंस को आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये अजम्पशंस आपको पता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से डिराइव हो जाता है और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे आता है कि कंसीडर अ फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट्स ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल और मेटल हुज वर्क फंक्शन इज W। वर्क फंक्शन क्या है? W है। और दिस फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्लीटली एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पूरी तरह से। हैविंग मास m, उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? स्मॉल m है। एंड इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ अ मैक्सिमम वेलोसिटी। और मान लीजिए कि वह इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर आता है और बाहर आता है तो सरफेस को छोड़ देता है और सरफेस को जब छोड़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तभी वो छोड़ पाएगा, ठीक है। और ये वेलोसिटी हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी, v मैक्स है। अगर फोटॉन की एनर्जी W से ज़्यादा हुई, यानी फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी पॉइंट नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि फोटॉन की एनर्जी, सीधे सीधे फोटॉन की एनर्जी 2 भागों में खर्च होगी। इट विल एक्सपेंड्स इन 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? उसके वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी चली जाएगी, मतलब उसके मेटालिक अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी लगेगी वही वर्क फंक्शन कहलाता है। और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात थी। फिर हमने कहा कि E इक्वल टू एच न्यू, मतलब फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। W को अभी वैसे ही रहने दो। और K मैक्स मतलब हाफ, अगर वेलोसिटी है V मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर होती है। ये भी इक्वेशन सेम चीज़ कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ये हमने लिख दिया है। और K मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv मैक्स स्क्वायर है और H न्यू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन है, ठीक है। और इफ न्यू नॉट, इसे कहेंगे न्यू नॉट, ठीक है, ये नॉट है 0 को, इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द फोटॉन विल बी। अगर न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वर्क फंक्शन एच में, ये फार्मूला याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ठीक है।
तो W की वैल्यू इसमें रख दो। अब W की वैल्यू रखने पे एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट हाफ और एम भी मैक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा जो है मिल गया। अब इसमें इसी इक्वेशन को तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी लिखना चाहो, इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। तो आप ये बेसिक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4 याद रखिए। इसके बाद हम जानते हैं कि के मैक्स की वैल्यू ये ई वी नॉट होती है, पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और न्यू नॉट की जगह सी अपान लेमडा नॉट लिख सकते हैं, जो कि लेमडा नॉट क्या है एक्चुअल में, तो लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है। याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, जबकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। अगर उससे कम की वेवलेंथ रहेगी तभी जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, उससे ज़्यादा की रहेगी वेवलेंथ से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा है तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लीट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हम यहाँ पे देखिए पूरा एक बार में लिख देना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू ई वी नॉट होगी, और ये क्या होगी एच। ठीक है, ये पेन का ये मेरे लिए नई नई चीज़ है, खैर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर, इसी चीज़ को, अच्छा चूंकि हम जानते हैं न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा, ये फार्मूला भी याद रखना, फ्री स्पेस के लिए वेलोसिटी जो है रेडिएशन की वो सी होती है, और इसके लिए भी ये सी अपान लेमडा नॉट, इन दोनों को रख देंगे तो हमारा हाफ, ये पूरा इक्वेशन नंबर 6 आप याद रखिए, 6 और ये मिला के, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं बचेंगे, सारे ही सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिए। तो इसमें बस यही आपका फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना, आसान, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी डील है। ठीक है, आप रिपीट करिए एक दो बार, जो है आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। चलिए, अब फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन तो दे दिया, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि बस इक्वेशन बता दिया और एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अब मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कर लिए, इंटीग्रेशन कर लिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिए, अलजेब्रा लगा लिए, लेकिन जब वही चीज़ उनको फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए कही जाती है तो कहते हैं अरे ये तो आ ही नहीं रहा। तो वैसे ही आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया, वो तो सिंपल काम था, मैथमेटिकल मॉडल था, दे दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना था कि भाई कैसे आपका इक्वेशन काम कर रहा है। तो आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन भी दिया। आपको याद है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 5 लॉज थे, जो है वो उन्हीं लॉज को एक्सप्लेन करना था। तो पहला एक रूल नंबर 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड जो रूल था, ये लॉज थे, उनको कैसे एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन ने बताया कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीज, द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीजेस बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम एच न्यू। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो फोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उनको जल्दी कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और इस तरह से जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, करंट बनाता है। ठीक है, लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो चूंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो नहीं बदलने वाली, वो सेम रहेगी। ये हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ से देखा था, आप एक बार रिविजिट करिए और फर्स्ट और सेकंड लॉ को फिर से रिवाइज करिए। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी एक्सप्लेन करती है कि नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, लेकिन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो है तीसरा लॉ कि के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज लीनियरली विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना
कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चूंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई न्यू नॉट, ये तो मेटल का काम है, मेटल के लिए फिक्स हो गया। अब इसके बाद के मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वो न्यू नॉट पे, ओ सॉरी न्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से तीसरा लॉ भी एक्सप्लेन हो गया। चौथे लॉ पे आते हैं, फोर्थ लॉ, कि अगर फ्रीक्वेंसी इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देन के मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी नेगेटिव विच इज इम्पॉसिबल। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, सही बात है कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम होगी तो यानी कि ये माइनस ये होगा, ठीक है, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू हो जाएगा और ये के मैक्स नेगेटिव आ जाता है। जबकि आप जानते हैं कि के जो है ये के ऑलवेज पॉजिटिव होता है, के कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, किसी भी फिजिक्स में जो है वो के ऑलवेज पॉजिटिव होता है, के ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें के मैक्स नेगेटिव मिल जाएगा, इसलिए हमेशा कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट ये होना चाहिए। ये फोर्थ लॉ एक्सप्लेन हो गया। और पांचवा लॉ, एज सुन एज द फर्स्ट फोटॉन स्ट्राइक्स द सरफेस इट इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन व्हिच एस्केप्स इंस्टेंटेनियसली देयर बीइंग नो टाइम लैग। मतलब कोई जैसे ही फोटॉन गिरता है कोई न कोई इलेक्ट्रॉन पहले से एकदम घात में रहता है, चक्कर लगाए कि फोटॉन आ रहा है तुरंत उसको लेके वो भाग जाता है, ठीक है एकदम। तो कोई जो है देर नहीं होती है कि जैसे लाइट गिरी वैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, इसमें कोई समय मतलब देरी नहीं होती है, कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। और लगता भी है तो वो इतना सूक्ष्म होता है कि 10⁻⁻⁹ सेकेंड समथिंग, तो वो यहाँ पे के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, हमें इंस्टेंट मतलब हमें तुरंत तो बिल्कुल आभास भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको जो है आइंस्टीन के इक्वेशन और उनके आधार पे आइंस्टीन की थ्योरी जो है समझ में आ गई होगी। और ये जो नोट्स है ये अवेलेबल है, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएगी, पूरी नोट्स मिल जाएगी आगे के 3 लेक्चर, आगे के लेक्चर की भी, यानी पूरे 3 लेक्चर की नोट्स आपको चैप्टर 11 की वहाँ पे मिल जाएगी, जैसा मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी और ये सिंपल है, ठीक है। तो पहला ग्राफ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी रख दो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रख दो, काइनेटिक एनर्जी रख दो। अब इसमें ये फार्मूला होगा के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसमें न्यू की जगह न्यू नॉट रख दो इस पॉइंट पे, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, नेगेटिव है, और एच न्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो के मैक्स के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी, देख रहे हैं ना, ये लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में। यहाँ इस इक्वेशन से भी आप ये चीज़ें आसानी से डिराइव कर सकते हैं कि कैसे ये ग्राफ बनाना है। आप देखिए के मैक्स को आप वाई से डिनोट करिए, के मैक्स क्या है, वाई है, एच न्यू को एम एक्स कर दीजिए और माइनस एच न्यू नॉट को आप सी लिख दीजिए। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप जो है पहले से ही मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जहाँ पे c क्या होता है, वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे ये इस पॉइंट से जो है ये नीचे जाएगा, और जो कि यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव में। m क्या है, ये tan थीटा होता है, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, स्लोप होता है m होता है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं m के स्थान पे h है, तो यहाँ पे स्लोप यही पूछता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वो क्या होगा, स्मॉल h, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट होगा, ध्यान देना, ठीक है। और बिल्कुल यही ग्राफ, बस यही ग्राफ दूसरा ग्राफ होता है, इसमें ये पूछता है कि
फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। तो सेम ही चीज़ है दोनों, कोई अलग नहीं है। बस क्या होता है कि आप जानते हैं कि के मैक्स यानी के की जगह काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट रख दीजिए। ई वी नॉट रखने पे और वी नॉट ई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो है वी इक्वल टू एच अपानी न्यू माइनस एच अपानी न्यू नॉट आ जाता है। और यहाँ से फिर से y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो आप एम की वैल्यू एच अपानी आती है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है? इंटरसेप्ट की वैल्यू ये आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, बस एक में जो है एच अपान एच था, इसमें एच अपान, इसमें जो स्लोप है वो एच अपान ही है। यहाँ पे के मैक्स था, यहाँ पे वी नॉट है। बाकी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बस एच न्यू अपान ई हो जाएगा, बस इतना चेंज होता है। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ करके और वैसे भी थ्योरी भी क्लियर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो बस हमने इतना डिस्कस कर लिया। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वांटम थ्योरी में कुछ है ही नहीं, एक ही इक्वेशन है, वो है फोटो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके अलावा दो ग्राफ हमने समझ लिए। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, क्या पता एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आ जाए 1 नंबर का, और आपको पता रहेगा तो आप एडवांटेज में रहेंगे। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी आपने देखा कि एच न्यू क्या है, कि एच न्यू दो भागों में, मतलब जितनी एनर्जी थी फोटोन की वो कहाँ चली गई, एक तो वर्क फंक्शन में चली गई, दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। मतलब जितनी दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी टेकन एनर्जी गिवन, बस। दूसरा, टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बाउंडेड दैट इट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब ए फोटोन कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉन को बाउंड होना चाहिए, इसलिए मेटल पे ही ये इफेक्ट दिखता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई और प्लास्टिक हो, अब जैसे अब उस पर कुछ चार्ज रख दिया, वहाँ भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हो सकता है वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना दिखे क्योंकि वो बाउंड नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है। ठीक है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट थिंग है कि अगर एनर्जी एच न्यू है तो एच न्यू का ऑर्डर क्या है, ये ध्यान देने वाले बात। ठीक है, अब एच न्यू का ऑर्डर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जैसे कि हमने देखा, आगे देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो उस वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। दूसरा, अगर ई जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो कॉम्पटन इफेक्ट के शो होगा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि जो वेवलेंथ होगी, जो रेडिएशन होगा वो एक्सरे की रेंज में आएगा या डीप यूवी रेज। और इसके अलावा अगर गामा रेज होंगी या बहुत ही लो वेवलेंथ की एक्सरेज होंगी तो पेयर प्रोडक्शन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग बात कर चुके हैं, कुछ भी हो सकती है 0 से और के मैक्सिमम के बीच में। हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होगी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, कितने फोटॉन आ रहे हैं, उनकी हर फोटॉन की एनर्जी क्या है, और कितने एरिया में गिर रहे हैं और कितनी टाइम तक गिर रहे हैं। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी कहलाता है। और अगर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एन है, तो आई इक्वल टू एन एच न्यू यानी एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और इसकी यूनिट याद रखिएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, मान लिया कि आई जो है वो कांस्टेंट है। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, यानी कि जैसे हो गया आपके पास 2 टॉर्च हैं, दोनों में सेम बैटरी लगती है, दोनों का बल्ब भी सेम टाइप का है, यानी कि वो सेम पावर देती है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि एक लाल कलर की है यानी रेड की है और एक ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर और रेड कलर, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अलग होने से क्या जो है निष्कर्ष निकला, रिजल्ट आया कि इनका जो है n इंटू वी
कांस्टेंट होगा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटॉन और उनकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 फ्रीक्वेंसी के होगा। यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जाए पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। या सिंपली ऐसे पूछा जाए कि आपके पास एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है, तो किस में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि रेड में नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी ग्रेटर इन रेड लाइट इन कंपैरिजन टू ब्लू लाइट फॉर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो रेड लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम है तो एन बड़ा है। और जो ब्लू लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेड के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स वो ज़्यादा हो जाएंगे और ब्लू के लिए कम हो जाएगा, ये पूछा गया। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, चूँकि न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है तो एन 1/n2 इक्वल टू λ 1/λ2। ये वाला इक्वेशन भी अगर आपको वेवलेंथ देता है तो जैसे रेड के लिए दे दिया 7800 वेवलेंथ, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम, और ब्लू के लिए दे दिया या वायलेट के लिए दे दिया 3900 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसका यूज करके भी नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं सैचुरेशन करंट की। सैचुरेशन करंट का मतलब जैसे क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं है कि सारी करंट एक ही बार में बन जाती है। वो करंट जो है धीरे धीरे बढ़ती है और थोड़ी देर में जब सारे के सारे फोटान के लिए सारे इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाते हैं तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, बिल्कुल सही है, एन पे प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि और एन किसके प्रोपोर्शनल में, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है न्यू के। तो यानी न्यू इंक्रीज होता है तो सैचुरेशन करंट जो है वो डिक्रीज होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बस हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतनी ही थ्योरी वाले पार्ट में इतनी चीज़ें पढ़नी थी। और इसके एप्लीकेशन में आ जाते हैं, मतलब इसका जो एक एप्लीकेशन होता है वो है फोटो सेल। तो फोटो सेल, फोटोवोल्ट, इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिनको हम आप आमतौर पे सोलर सेल कहते हैं, वो एक्चुअली फोटो सेल ही होती है, ठीक है। या अब उनके किस टाइप के हैं जो है फोटो सेल, वो डिपेंड करता है उनके वर्किंग पे, स्ट्रक्चर पे, लेकिन वो सारे के सारे फोटो सेल ही होते हैं जिसे आप सोलर सेल कहते हो, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या है देख लेते हैं। फोटो सेल में ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड एक डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आजकल इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और जो है अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है घरों में, छतों पे, जहाँ पे खाली स्थान है हर जगह जो है सोलर सेल लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ फोटो सेल ही होते हैं, ठीक है। और भी जगह इसका यूज होता है आपके डिफरेंट तरह के डिटेक्टर्स में। तो इसकी बनावट क्या होती है, इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। बाकी वर्किंग में आप सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वर्किंग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक दो प्लेट होती हैं, एक को एनोड कह दिया, एक को कैथोड कह दिया। ये कैथोड पे लाइट इंसिडेंट होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होके एनोड पर जाते हैं। अब जब एनोड पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से फ्लो होंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगी, और इस तरह से पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फिगर में हमने देखा था वही वर्किंग होती है, ठीक है। यहाँ पे कैथोड, ये देखो एच न्यू फोटॉन आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। ये ध्यान देना कि एच न्यू की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। तो यहाँ से निकले, ये एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलना शुरू हुए, यहाँ से यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आए और तुरंत यहाँ से एक नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से
जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं और हमारी एक करंट जो है वो इधर से इधर को ट्रांसमिट होती रहती है। अब आपको जो भी डिवाइस यूज करनी हो वो यहाँ पे बीच में कहीं यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो उस सर्किट के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट फ्लो होगी उस सर्किट। तो आई होप कि आधे घंटे हो गया और हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कुछ एक और पॉइंट हैं लाइक छोटे से ही हैं, मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूज ऑफ फोटो सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के पुनरुत्पादन में, रिप्रोडक्शन में होता है। इलेक्ट्रिकाए, बर्गलर, अलार्म्स, मतलब बैंकों में या घर पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाते थे पहले तिजोरी वगैरह में, अभी भी लगा होता है बैंकों में, कि अगर कोई चोर जाए और अगर वो टॉर्च जलाए तो जैसे ही टॉर्च जलेगी वो उसका फोटो सेलेक्टिव हो जाएगा, तुरंत फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और जो है करंट सर्किट में फ्लो होने लगेगी। और जैसे ही करंट सर्किट में फ्लो होने लगी तो जहाँ पे हमने याद हो कि एलईडी दिखाया था कि एलईडी जल जाती है, वहाँ पे कोई अलार्म लगा होगा तो अलार्म बाजने लगेगा। ठीक है, तो अलार्म बजने लगेगा। और ये होता है एस्ट्रोनॉमी में, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी, खगोल की। और ऑटोमेटिक डोर संचालन में, हाँ ये तो आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े होटल वगैरह में देखो, वहाँ पे जैसे ही आप सामने जाओ डोर अपने आप खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोटो सेल लगे होते हैं और उन पे लाइट पड़ रही होती है, तो दरवाज़ा बंद होता है और जैसे लाइट उस पर पड़ना बंद हो जाती है तो वो सर्किट ब्रेक हो जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। ऑटोमेटिक स्विचेस फॉर स्ट्रीट लाइट, ये भी आपने देखा होगा कि शाम होते ही जो है स्ट्रीट लाइट अपने आप जल जाती हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जब सन की लाइट जो है उन सेल्स पे नहीं पड़ती है तो क्या कर देती हैं, सर्किट जो है कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे और लाइट जल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इल्यूमिनेशन मीटर्स में, मतलब ये भी होता है ना, मतलब कि लाइक लाइट अच्छी है कि नहीं है, ये कोई कितना जो है चिकना है, गोरा है, ये सब भी पता लगा आता है, ऐसे मीटर आते हैं। और नहीं तो क्रिकेट में आपने देखा ही होगा कि वो एक लाइट मीटर से जो है चेक करते हैं कि कितनी लाइट है कितनी नहीं है। तो क्या देखता है, बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स कैप्चर करता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, और उससे पता लग जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। कॉम्प्लेक्शन मीटर्स बनावट में देखा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर्स होते हैं और डे लाइट रिकॉर्डर होते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैं, कहाँ तक हम इसके बारे में लिखें, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने नोट डाउन की हैं। चलिए, तो एप्लीकेशन भी हो गया, यूज भी हो गया। अब क्या आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उनमें से कुछ एक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ को डिस्कस करूँगा, कुछ बाकी आप लोग प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि शो दैट अ फोटॉन कैन नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने कहा ही था कि एक जो है फोटॉन, कि जो फोटॉन होता है वो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाउंड होना पड़ेगा, और बाउंड होना है तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन है एम नॉट सी स्क्वायर, ये जो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। ठीक है, रेस्ट एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान दीजिएगा, एम नॉट सी स्क्वायर। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ चली जाती है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू फोटॉन की एनर्जी को उसने ऑब्जर्व कर लिया और एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी वो पहले से थी, तो ये टोटल एनर्जी उसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की। और मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा लागू होता है। ये कहता है कि जो मोमेंटम किसके पास था, सिर्फ फोटॉन के पास था, इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई मोमेंटम था नहीं क्योंकि वो रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम 0 हो गया और टोटल मोमेंटम पी आया। ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये क्वेश्चन आता है कि ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ से इसको जो है आप ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए
और पी का यूज कर लीजिए, पी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। दोनों तरफ ये चीज़, ये पार्ट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 0। अब ये 0 बता रहा है। अब 0 का क्या मतलब हुआ कि इनमें से कोई एक तो 0 होना ही चाहिए। 2 है, 2 0 होगा नहीं होगा। h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी 0 नहीं हो सकता। एम नॉट बिल्कुल 0 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी 0 नहीं है। यानी न्यू, अब न्यू अगर 0 हो गया तो खेल ही खत्म है, फिर तो क्या मतलब है। ठीक है, किसी चीज रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी। इनमें से कोई भी चीज 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके साथ मत रहिएगा, एक दो बार रिपीट करिएगा फिर आएगा समझ में। दूसरा है शो दैट एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट फोटॉन है वेवलेंथ। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी 12375 अपान एन। बस केवल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हैं। ठीक, तो ये बहुत इजी है। ई इक्वल टू एच न्यू एस सी, यानी लेमडा इक्वल टू एस सी, ये पानी होता है। और ई कह दिया कि एनर्जी क्या है, एन ई बी, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ना उसके पास। तो लेमडा इक्वल टू एच सी अपान एन इंटू, अब ई वी का मतलब अगेन यहाँ से ई वी का मतलब क्या हो गया, 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 ई वी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल को जो है यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको ना भूलें। ओके, सो यहाँ पे आपने एन रख दिया, इसको सॉल्व करने पे ये वाला एक्सप्रेशन आता है, ये वाला। और यहाँ पे फिर लेमडा इक्वल टू 12375 अपान एन एंगस्ट्रॉम, जो कि एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर होता है, यहाँ पे मीटर लिखना था। ठीक है, और या अगर आप चाहो तो ई को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो चाहे ये वाला फार्मूला आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल पर्पज से कभी कभी क्या करते हैं कि 12375 की जगह हम 12400, मतलब 00 लिख लेने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और आपको पूरे नंबर इस पे मिलेंगे। तो ये वाला फार्मूला आप न्यूमेरिकल पर्पज से याद रखिए। ठीक है, कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, लेमडा आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि फार्मूला फॉर काइनेटिक मास ऑफ मूविंग फोटॉन। तो ये तो बड़ा सिंपल है। एक फोटॉन का यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन वो 0 होता है। और फॉर फोटॉन फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी, ये एच न्यू इसकी एनर्जी होती है। आइंस्टीन की थ्योरी से अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका टोटल मास है m है, तो उसकी टोटल एनर्जी mc² होगी। तो मान लेते हैं कि मूविंग फोटॉन का मास होता है, तो मास होता है तो उससे हम कैसे होंगे, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए, mc² इक्वल टू एच न्यू और m इक्वल टू एच न्यू अपान c² हो जाएगा। और यहाँ से आप न्यू अपान c इक्वल टू लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू या न्यू की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, न्यू अपान सी इक्वल टू लेमडा। हाँ ठीक है, न्यू अपान सी इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पे एक गड़बड़ सी लग रही है मुझे, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है, एच न्यू, न्यू बराबर सी अपान लेमडा। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे एक जो गड़बड़ है, एक मिनट, ये पेन का ये होता है एक्चुअल में न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा। ठीक है, ये एक्चुअली होता है
तो ये फॉर्मूला सही है, बस केवल उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी, अभी ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन वी डबल द फ्रीक्वेंसी देन द Vmax ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन आल्सो बिकम डबल द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज। इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, तो हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। और ये जो है सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आप इक्वेशन सही से लिखिए और सही कंडीशन लगाइए। मान लेते हैं कि पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी और इसमें इसकी वेलोसिटी v थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई और उसका वर्क फंक्शन h0 ही रहने दो, ठीक है, और उसकी एनर्जी h थी। अब उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, यानी न्यू से 2 न्यू हो जाती है, वेलोसिटी 2v हो जाएगी। तो यहाँ v की जगह 2v रख दो और स्क्वायर कर दो और यहाँ न्यू की जगह 2 न्यू रख दो और इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये mv² इक्वल टू h न्यू माइनस हाफ h0 आ जाता है। अब इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन 1 और 2 से, फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये रखने पे क्या हो जाता है कि h न्यू माइनस हाफ h0, सॉरी, और इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है फाई इक्वल टू 2h/3 यानी 2/3 E, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। तो कोशिश करिएगा इसको लगाने का। और ये 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल काफ़ी सारे करने हैं और इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट करना होगा। और इसमें सिंपली ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और ये कहता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज़्यादा होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल। कैसे? मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल टू h न्यू माइनस डब्लू, अब डब्लू तो सेम है, फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी तो k2 क्या हो गया, अब की एनर्जी 2h न्यू माइनस डब्लू 2, और उसके बाद इसमें से प्लस डब्लू कर दिया और माइनस डब्लू कर दिया, तो माइनस डब्लू इसके साथ आ गया और ये 2 माइनस 2w हो गया, तो माइनस 2w हो गया तो w बाहर आ गया और ये h न्यू माइनस डब्लू हो गया। और यही हमारा जो है k1 है। तो आप देख रहे हैं k2 2 टाइम्स k1 है प्लस उसमें w और है, तो ये ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है? उसके वर्क फंक्शन की। तो प्रॉब्लम नंबर 6, de Broglie वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो de Broglie वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h/mv, h/p। ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए h/me v, जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा h/mv, लेकिन यहाँ पे m की जगह mp है और v की जगह vp है, और अल्फा पार्टिकल के लिए भी यही है h/m alpha v alpha। और यहाँ पे ये चीज़ें, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 36 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर होते हैं बट अपोजिट होते हैं। और जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे Vp/V अल्फा, यहाँ से आप जो है Vp निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा h/mp लैम्डा p, और यहाँ पे V अल्फा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा h/m अल्फा लैम्डा अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये m अल्फा/mp लैम्डा अल्फा/लैम्डा p, और m अल्फा 4 टाइम्स होता है mp के, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और लैम्डा अल्फा/लैम्डा p, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, ये फार्मूला आ गया। अब अगर पूछता है, कहता है कि अगर दोनों की वेवलेंथ बराबर है, लैम्डा मतलब प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, ये de Broglie वेवलेंथ होती हैं, ये बराबर है, तो हमें Vp/ उनकी जो है स्पीड का रेशियो वो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगेन
अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना हो तो Kp/k अल्फा निकाल सकते हैं, और अगेन फिर से यही सारा रूल लगा के तो हमारे पास ये फार्मूला में। लेकिन अब इसमें भी अगर ये कहता है कि ये वाली कंडीशन कि Vp/v अल्फा बराबर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन कि दोनों बराबर है, तो ये Kp/k अल्फा भी 4 टाइम्स हमें मिलेगा। इसको डायरेक्टली भी देख ही सकते थे, ठीक है, ये 4 टाइम्स मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए सेल। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए सेल इज लैम्डा नॉट, ठीक है। चलो, एक और सेल है जो n टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेल है, जिसकी वर्क फंक्शन क्या है, वो n टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेल है। व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सेकंड सेल। मतलब ये दो सेल हैं, एक की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और दूसरी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो हमें मालूम करनी है, जबकि वर्क फंक्शन पहले सेल का मान लो कि अगर W है तो दूसरे सेल का NW होगा, ठीक है। पहले सेल का जो है वर्क फंक्शन वो W मान लिया, दूसरे सेल का वर्क फंक्शन W2 = NW मान लिया, और पहली जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, यानी λ1 = लैम्डा नॉट, और हमें λ2 तो चाहिए ही। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला कि जो है मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन अगर W1 = hc/λ1 हो गया, ठीक है, फार्मूले से, और λ1 की जगह लैम्डा नॉट रख दो और W1 की जगह W रख दो, तो W = hc/λ0, और W2 क्या हो जाएगा, hν2 यानी hc/λ2, और यही λ2 ही तो हमें चाहिए, तो λ2 = hc/W2, और W2 की वैल्यू क्या है, NW, और hc/W की वैल्यू लैम्डा नॉट है। तो यानी कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो n टाइम्स कम हो जाएगी अगर उसका वर्क फंक्शन n टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जो इनमें से एक आध आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। क्या है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिनमें से कुछ तो हम अच्छे से देखेंगे, बाकी कुछ आपके लिए जो है एज ए एक्सरसाइज छोड़ देंगे। तो पहला ये कॉमन क्वेश्चन आता ही है, कोई भी वेवलेंथ दे देगा और कहेगा इसका वर्क फंक्शन है, तो कुछ करना नहीं है। अगर वेवलेंथ दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो hν0 वाला फार्मूला यूज करो। अब इसमें वेवलेंथ दिया है तो W = Fi = hc/λ, लैम्डा को 4000 नीचे रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गया इतना। और अगर जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर दी हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज भी लिख दी हैं। और ये मतलब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा 4000, 5000, 6000, 8000, 2000, तो ये कुछ 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही ये वर्क फंक्शन समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसे 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप यहाँ पे हैं, तो आई होप कि आप इतना कैलकुलेशन कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द थ्रेशोल्ड। अब लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस बार दे दिया है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, और ये सिंपल ये फार्मूला इसमें रख दो। जूल में आएगा, जूल को 1.6 से जूल में आएगा, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दो, और ये तुरंत जो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब पूछ रहा है कि अगर फोटान दिया है तो इसकी से सिंपल क्वेश्चन अभी इसमें चैप्टर में और क्या ही होगा कि एक फोटान दिया है तो उसकी एनर्जी hν, और न्यू की जगह नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो c/λ कर दो, c आपको मालूम है, ठीक है। और ये रखोगे तो आपको जो है ये चीज़ें जूल में आ जाएंगी, इतना ये जूल में आ गया, इसको 1.6 से डिवाइड कर दो, और ये जो है आ गया इतना, मतलब 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो आप जो है बार बार ये hc की वैल्यू आती है, hc की वैल्यू के लिए आप जो है यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, hc में ये जो 2 डिजिट होते हैं इनकी जगह आप 20 इस्तेमाल कर लीजिए, और बाकी पावर्स में आप जो है वो कैलकुलेट कर लिए, पावर में ये 26 आएगा, -26।
अगर एनर्जी आ गई तो जूल में एनर्जी रहेगी, तो आपका मोमेंटम भी आप जो है सी से डिवाइड कर दीजिए, एनर्जी को जूल में रख के और सी से डिवाइड करेंगे। ये मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, सिर्फ आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए इसको कैलकुलेट करना है कि अल्टीमेटली पेपर आपको ही देना है। और अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इससे आपको कुछ गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ही इसे अन्य लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और संभव हो तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, आप बस लेक्चर देखिए और मस्त रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। किसी मोमेंटम उस फोटॉन का चाहिए जिसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 3 मेगा रखेंगे, C से डिवाइड करेंगे और MEB को M की जगह 10⁶ रखेंगे। यहाँ पे देखो MEB दिया है, ठीक है, यानी हाई एनर्जी है। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 1 AB की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1.6 इंटू 10⁻21 किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, तो 1 मिनट, यूनिट वगैरह में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो ये जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, सेकेंड -1। ये MV होता है, नहीं सही है, ये सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे वो याद आ गया, एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम है सिर्फ, ठीक है। तो MV का मीटर पर सेकंड होता है और ये kg होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज, अच्छा, हाईएस्ट किसका होता है प्लेटिनम का 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। और लोएस्ट किसका होता है, CGM का होता है मेटल्स में। तो वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन वेदर द फोटॉन ऑफ 7,000। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड के या अदर स्टेट बोर्ड के, इवन CBSE में भी, ठीक है, और कंपटीशन में भी पूछता है। तो द वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन वेदर द फोटॉन ऑफ 7,000 एंगस्ट्रॉम विल एबल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फोटॉन कब इमिट होगा, जब उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, यही कंडीशन होती है। फोटॉन कब इमिट होगा, जब उसकी फोटॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, सॉरी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं, तो फिर से वेवलेंथ दी गई है 7,000 एंगस्ट्रॉम पे, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 1.77 या 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी, ये पहले भी हमने कैलकुलेट किया है। और चूंकि वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तो कम है, यानी कि यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। चाहे कितना भी बड़ा जो है आप वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, कितना भी तेज लाइट कर दो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी जो है उसके वर्क फंक्शन से कम है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसमें तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ये रिलेशन होता है। और आप जो है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, तो इसमें से बस E हटा दो, जो बचा वही वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़, कहीं कहीं जल्दबाजी में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो हाँ कहीं कहीं दिक्कत है। ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप जो है इसका V मैक्स इक्वल टू 2 K मैक्स अपान M हो जाएगा, और M की जगह 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। और ये 2.55 इंटू EV की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग 9.9 9.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड के अराउंड आएगा, ठीक है। और फोटॉन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटॉन ऑफ एनर्जी, एक मिनट में
पेन एक्टिव कर लो। फोटान ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग शुड बी। तो यहाँ पे स्टॉपिंग शुड बी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है। मैं करेक्ट कर देता हूँ, द स्टॉपिंग शुड बी। एक मिनट, तो नोट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी इस तरह की, तो अगर आप लेक्चर देखते रहेंगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो लेक्चर देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, और आप ये लेक्चर आप जो है रिवाइज करने के लिए बस सोते हुए एक बार देखने के बाद फिर उसके बाद सोते हुए बिना देखे भी आप इसको जो है स्पीड बढ़ा के आप लेक्चर देखते रहिए, तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे फिर से वही इक्वल टू डब्ल्यू और के इक्वल टू ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। इसमें से ये ई हटा दो तो 2 वोल्ट आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। ये क्वेश्चन पी वाई की जितने भी क्वेश्चन मैं जो है बता रहा हूँ इसमें से 90% वो पी वाई क्यूज हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन मैंने जो मुझे ठीक लगे वो मैंने डाल दिए हैं, बाकी सारे ये पी वाई क्यूज हैं, कभी कभी पूछे गए, ठीक है, यूपी बोर्ड की। और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट नेसेसरी टू इमिट ए फोटो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट नेसेसरी टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल इज 2000 एंगस्ट्रॉम ऑन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर पेपर कठिन होता है तो ही इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या दिया है कि 2000 एंगस्ट्रॉम की ये वेवलेंथ दिया गया और फिर एक वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम की दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन किस पे, इस पे देखते हैं हम, ये जो है इनके बीच क्या डिफरेंस होगा। सॉरी, ये जो है 2000 एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ दी गई है ये मेटल के लिए है, तो यानी कि इससे इसका वर्क फंक्शन निकल जाएगा, और ये 1000 एंगस्ट्रॉम इस पे इंसिडेंट होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे लेमडा नॉट की वैल्यू दी गई है। अगर मेटल के लिए दी गई है तो लेमडा नॉट की वैल्यू होती है, यानी वर्क फंक्शन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो। यहाँ पे रख देंगे इस फार्मूले में, और इसको थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर लेंगे, और ये जो है समथिंग कुछ 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है, ठीक है। आप इसको पॉज करके सॉल्व करिए, या फिर बाद में भी क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए था, और ये चलो क्वेश्चन के क्रम में थोड़ी सी दिक्कत है, 8 हो गया। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाइट वेव ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, ये इतना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि लेमडा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेमडा को आप 5 × 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं, या 0.5 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, या 500 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। वर्क फंक्शन क्या हो जाता है, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको जो फोटॉन की एनर्जी है उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेनी है। तो पहले हम ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं, और वो आता है लगभग 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब इतना आता है, या इसको हम डायरेक्ट भी इससे चेंज कर सकते थे, ठीक है, इस वाले फार्मूले से। लेमडा की वैल्यू दी गई हो तो ई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो के मैक्स जो है कितना आता है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, काफ़ी कम है पर है कुछ एनर्जी। यहाँ से आप जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी जूल में कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये लगभग 3.3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास ये आता है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक ये एक सिल्वर बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, ये पूछा भी गया है कभी, एंड यूवी लाइट ऑफ 2000 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द बॉल, कैलकुलेट द पोटेंशियल रिसीव बाय द बॉल। तो एक सिल्वर बॉल है, वो सस्पेंड की गई है, और उस पर 2000 नैनोमीटर का कोई लाइट इंसिडेंट किया जाता है। तो लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो हमें जो है
ये देखना है कि अच्छा सिल्वर के लिए वर्क फंक्शन ये दिया गया है, सिल्वर के लिए वर्क फंक्शन ये होता है ये, और एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल लेंगे। उसके बाद वही वर्क फंक्शन वाले फार्मूले से काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जिससे निकालते थे वो वही होगा लगभग, ठीक है। तो आई होप कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, हमने न्यूमेरिकल लगा दिए, ठीक है। हमने दो पार्ट में, एक में क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, एक में क्वांटम थ्योरी पढ़ी। तो यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट, इस चैप्टर 11 का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट यहीं पे जो है समाप्त होता है। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स, मैंने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बता दिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स की संख्या अनंत है, जितने चाहें उतने न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस कंसेप्चुअली कुछ ही टाइप होते हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, बस उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे इसके पार्ट 3 की, चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 3 की, और जो की है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यानी कि डी ब्रॉगली वेव की बात करने वाले हैं और फोटॉन के बारे में हम कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करते रहिए, और इसके पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए, ये लेक्चर अगर नहीं देखा है तो ये लेक्चर भी देख लीजिए, और इन दोनों में ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो, और कहीं से नहीं भी पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आपका काम हो जाएगा, और नोट्स ये जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, चलिए फिर लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और चलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।